स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंबेडकर का प्रजातंत्र, हाँ, जो इंग्लिश में मैंने लेक्चर दिया है उसका हिंदी में समझने की इसको कोशिश करेंगे। अंबेडकर के प्रजातंत्र पर क्या विचार थे और अंबेडकर किस तरीके से प्रजातंत्र को परिभाषित करते हैं, ये मुख्य चर्चा का विषय हमारा यहाँ पर रहेगा। इसमें देखिए, अंबेडकर लोकतंत्र को विश्व में सरकार का सबसे ज़्यादा स्वीकृत स्वरूप माना करते थे और उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल एक अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी अपने विभिन्न व्याख्याओं में या अपने विभिन्न स्पीचेस में जो उन्होंने अभिभाषण दिए या उनकी लेखनी में, जो भी उन्होंने कई जगह बहुत कुछ लोकतंत्र के बारे में लिखा। तो इस तरीके से हम लोग अगर कंपाइल करते हैं उनके राइटिंग्स को, तो हम देखते हैं कि अंबेडकर ने लोकतंत्र को बिल्कुल एक नए सिरे से देखने की कोशिश करी, जो उस दौर के कई विचारक उस तरीके से लोकतंत्र को नहीं देखते थे। कुछ विचारक ये मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ विकसित देशों में ही फल फूल सकता है, कुछ लोग ये मानते थे कि भीड़ तंत्र में बदल जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि जनता का इसमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो संसदीय लोकतंत्र हो या अध्यक्षीय लोकतंत्र, उसके बीच में एक डिबेट उन दिनों चल रहा था, जहां अंबेडकर एक अपना विचार लेकर आते हैं भारतीय संसदीय लोकतंत्र को लेकर या उसके संदर्भ में। अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है और एक ऐसा तरीका है जिससे व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं बिना किसी रक्त रंजित क्रांति के, बिना किसी रेवोल्यूशन के। जैसे उन दिनों लोग रेवोल्यूशन की बात किया करते थे कि कोई भी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो क्रांति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, या बहुत जगहों पर आंदोलन उस समय चल रहे थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिन्हें कह सकते हैं, हाँ, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर उन सब के उस तरीके से खिलाफ तो नहीं जाते, लेकिन वो लोकतंत्र को व्यक्तियों की इच्छाओं को या व्यक्तियों के विकास, स्वयं विकास को पूरा करने का एक माध्यम माना करते थे, ओके, ताकि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आ सके। और वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा के भी थोड़ा सा खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो रक्त रंजित क्रांति का समर्थन करती थी ना। अब देखिए, लोकतंत्र का मतलब यहाँ क्या है? लोकतंत्र का मतलब सीधी सी बात है, गुलामी नहीं है, ओके। लोकतंत्र कहीं पर भी किसी भी तरीके से गुलामी की बात नहीं करता। इसके लिए यहाँ लोकतंत्र में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामूहिक पसंद है, ओके, या स्वयं जीने और स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। साथ ही साथ लोकतंत्र में ही हम लोग दूसरों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार इत्यादि इन सब चीज़ों का सम्मान भी करते हैं। तो अंबेडकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक स्वीकृत शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं, ओके, और इसको एक शोषण के विरुद्ध चलाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। और स्वयं कल्याण या स्वयं विकास, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलना चाहिए, उसके लिए भी अंबेडकर कहीं ना कहीं आगे हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं ना। अंबेडकर क्या मानते थे? अंबेडकर ये मानते थे कि देखिए, एक वर्ग या राजनीतिक दल का अगर शाश्वत शासन स्थापित हो जाए किसी प्रजातंत्र में, और दूसरी तरफ कुछ ही हाथों में उत्पादन के साधनों का एकाधिकार हो जाए, नागरिक स्वतंत्रता का हनन होना शुरू हो जाए, नेताओं या नेता विशेष में अंधभक्ति या अंधविश्वास पैदा हो जाए, जनता जरूरत से ज़्यादा विश्वास करने लगे किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर, भय और उत्पीड़न का माहौल हो समाज में या राज्य में, राजनीतिक प्राधिकार जितने भी मिले होते हैं विभिन्न सरकारों को, लोकतंत्रीय सरकारों को, उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाए, और राजनीतिक संसाधन जो हैं उनका नकारात्मक प्रयोग होना शुरू हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें लोकतंत्र की जो एक संरचना है, पूरी की पूरी संरचना है। लोकतंत्र कुछ संरचनाओं पर टिका होता है, ओके। तो वो संरचनाओं को सीधे सीधे ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाती हैं, व्यक्ति की समानता के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाती हैं, अधिकारों को नुकसान पहुंचाती हैं, ओके, और न्याय
सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। अगली बार ये कहते हैं कि भारत में जो ये जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था मुख्य रूप से लोकतंत्र के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा है। जाति व्यवस्था एक सबसे बड़ी बाधा है सॉरी, लोकतंत्र के मार्ग में। क्यों? क्योंकि जातिगत समाज में या राज्य में लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं होता। ओके, ऐसे समाज या राज्य में चुनी हुई सरकारें तो बन सकती हैं, सरकार को चुना जा सकता है, लेकिन वो सरकारें क्या वाकई में लोकतंत्र होंगी? ये अंबेडकर प्रश्न खड़ा करते हैं। जवाब में अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत की आबादी जो है, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया या हिंदू मेजॉरिटी जो भी भारत में राज्य हैं, वहाँ पर जो हिंदू समुदाय है वो ऊंची और निम्न जातियों में विभाजित है। और ये जो विभाजन है जाति के आधार पर, कि कोई जाति के आधार पर ऊंचा है, कोई जाति के आधार पर नीचा है, कोई जाति के आधार पर स्पृश्य है, कोई जाति के आधार पर अस्पृश्य है, राइट। ये जो अनडेमोक्रेटिक बातें हैं, ये देश की प्रजातंत्र में जो प्रतिनिधि सरकार है उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते, ये अंबेडकर का मानना था। देखिए, जनरली अगर हम लोग इसको थोड़ा और एलोबरेट करें तो अंबेडकर ये मानते, लिंकन की परिभाषा को अगर यहाँ लेकर आए तो लिंकन ये कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर इसके थोड़ा सा संसदीय लोकतंत्र के आलोचना में आते हैं यहाँ पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और ये कहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता है ना, या भारतीय जो समाज है, उस समाज में लोकतंत्र का अर्थ है जनरली, नॉट भारतीय समाज में, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा शासन। संसदीय लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का अर्थ है वो जनता द्वारा शासन नहीं है, अंबेडकर ये कहते हैं। फिर अंबेडकर अगर देखिए, जनता के लिए नहीं हुआ लोकतंत्र, जनता द्वारा भी नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन जो परिभाषा देते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनता के लिए, फॉर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो जनता द्वारा शासन को वो नकार देते हैं अंबेडकर, कहते हैं कि जनता द्वारा शासन नहीं है। अब जनता के लिए शासन एक ये बसता है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट। तो ऑफ द पीपल को भी अंबेडकर नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली में जब भैया यही इतने सारे समुदाय, जातिगत समुदाय बाहर हो जाएंगे तो ऑफ द पीपल तो ये रहा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये बात करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। तो सीधी सी बात है, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है कि आप वोट दीजिए और कुछ अभिजन आएंगे जो 5 साल या जितने भी टर्म्स रखे जाएंगे किसी सरकार के, उतने समय तक वो शासन करेंगे आपके ऊपर। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका ये विरोध करते नजर आते हैं, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल के आपका अंबेडकर। देखिए, अगर और इसको थोड़ा नज़दीकी से जानने की कोशिश करें तो अंबेडकर ये कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र है, आज का जो संसदीय लोकतंत्र है, वो संसदीय लोकतंत्र मालिकों का लोकतंत्र है। ओके, मालिकों का लोकतंत्र मतलब कि जिसमें नौकरशाही होती है, वो नौकरशाही उन मालिकों के ही कंट्रोल में रहती है। मालिक कौन है? ऑब्वियसली जो सरकार चला रहा है, या जो मंत्री है या जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसे उस पर्टिकुलर एरिया में या संसद में या विधान
सभा विधान परिषद में वो मालिक उनको वहाँ वो बोल रहे हैं और लोकशाही उनके अंडर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अंबेडकर ये मानते हैं कि वास्तविक जो लोकतंत्र है, उस वास्तविक लोकतंत्र में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो वाकई में जनता द्वारा शासन होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन स्थापित नहीं हो रहा है तो वो लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। उसे क्या कहेंगे? देखिए, अंबेडकर ये कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र अगर वहाँ पर जनता द्वारा शासन नहीं है तो वास्तव में संसदीय लोकतंत्र जो है वो आनुवांशिक शासक वर्ग द्वारा आनुवांशिक प्रजा पर हुकूमत बन जाएगा या बन जाता है। एक पीढ़ी चली आती है, कौन राजनीति में आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा। कई बार हम लोग देखते हैं धन बल जिसके पास होता है वही चुनाव लड़ पाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक वंश के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कई लोग अपना पहले से ही तय कर लेते हैं कि उनके बाद उनके राजनीतिक दल को कौन चलाएगा, और जनता की उन दलों में और उन दलों को चलाने वाले परिवारों में आस्था भी बन जाती है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडिया में। मैं किसी एक या दो पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सारी पार्टियों में ये चीज़ मौजूद है। अंबेडकर इसी चीज़ की आलोचना कर रहे थे कि अगर किसी का फादर एमपी है तो बेटा भी एमपी या एमएलए बन जाएगा, दामाद भी बन सकते हैं, बेटी भी बन सकती है, कोई और रिश्तेदार बन सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर आम जनता जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो शासक वर्ग और शासित वर्ग, ये क्लियर डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा? शासक वर्ग हमेशा शासक वर्ग ही रहेगा और जो शासित वर्ग है वो हमेशा शासित वर्ग ही रहेगा। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र का मतलब ये है कि मैं आप कोई भी अपना बिना किसी धन बल बाहुबल इन सब चीज़ों के चुनाव में पार्टिसिपेट करें और जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं एक राज्य से, एक संसदीय प्रणाली से वगैरह, इनके लिए हम अपना कुछ योगदान दें। योगदान देने के लिए देखिए किसी पर्टिकुलर नेता की या किसी पर्टिकुलर दल की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अंबेडकर वार्न कर रहे हैं, तभी सच्चा लोकतंत्र भारत में स्थापित हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक वर्ग हमेशा शासक रहेगा जो सत्ता में रहेगा और दूसरा वर्ग जनता रहेगा। ओके, जनता बहुत तरीके की होती है, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मजदूर वर्ग आते हैं, किसान आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये उनका बेसिक क्वेश्चन था ना। अगर अगले पड़ाव पर चले हम लोग तो देखिए हिंदू धर्म की बात करें, जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, स्पृश्य और अस्पृश्य जातियों में विभाजन। तो ये जो जाति आधारित विभाजन है, इसके वजह से जो लोकतंत्र का जनता द्वारा शासन है ना, इसको अंबेडकर सही मानते थे। ये जनता द्वारा शासन इसी जाति व्यवस्था की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है। जनता द्वारा शासन की वजह से, जनता द्वारा शासन जो है, जो सिद्धांत है, वो जाति व्यवस्था, स्पृश्य और अस्पृश्य, इन आधारों पर हिंदू समाज का वर्गीकरण, इसने पूरा का पूरा लोकतंत्र जो जनता द्वारा शासन है इसको अर्थहीन बना दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी कई जातियां हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को या तो समझ नहीं पाती हैं या इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती हैं। देखिए, आज या कल या कुछ समय पहले आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में एक टेंडेंसी है कि जो भी सत्ता में रहता है अधिकतर लोग उसका गुणगान करना शुरू कर देते हैं। अंबेडकर यहाँ इसी को कहते हैं कि जनता द्वारा शासन है। क्यों? क्योंकि आपको सवाल सत्ता से पूछने होंगे, जो भी सत्ता में है। सवाल आप उससे नहीं पूछेंगे, जो विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना, या जो सत्ता में ही नहीं है, जो चुनाव ही नहीं जीता है, आप उससे थोड़ी कुछ पूछने जाएंगे। जनता यहाँ पर कब मजबूत बनेगी, कब लोकतंत्र मजबूत बनेगा और कब हम एक तरीके से सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए या
अपनी जायज बातों को रखने के लिए बाध्य कर पाएंगे, वो स्थिति तभी आ सकती है जब हमारे पास एकजुटता होगी। ओके, हम किसी भी आधार पर बटे हुए नहीं होंगे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कई हम लोग सुनते हैं कि परिवार में इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है, या परिवार में इन दो चाचा और भतीजे में नहीं बनती, या चाचा और वगैरह ताऊ जी में नहीं बनती है, पापा और इनमें नहीं बनती, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन कोई अगर तीसरा आ जाता है तो तीसरा आने के बाद पूरा परिवार एक हो जाता है। अम्बेडकर यहाँ ये कहते हैं कि हमें इस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा राज्य के लिए कि ठीक है, हम लोग आपस में बटे रहे हैं, वी आर डिवाइडेड, हम लोग भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, हम लोग धर्म के आधार पर हैं, विभिन्न धर्म हैं भारत में, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, है ना। और एक तरीके से डाइवर्स सोसाइटी है हम लोग, है ना, बहुसंस्कृति समाज है हमारा। बहुसंस्कृति समाज को रहने देते हैं अपनी जगह पर, उसकी अपनी विशेषताएं और त्रुटियां हैं। लेकिन जब सरकार की बात आएगी, जब सरकार से सवाल पूछने की बात आएगी, तो हम आपस में ना बटें, हम एकजुट हो जाएं, तब हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। तब हम लोग एक सरकार को जिम्मेदार सरकार बना पाएंगे। वरना ऐसी सरकार निरंकुश सरकार बन जाएगी, जब वो देखेगी कि उसके फॉलोवर्स उसके पीछे खड़े हैं, जो उसके सही गलत हर निर्णय में उसके साथ खड़े हैं, तो ऐसी सरकार निरंकुश सरकार में बदल जाएगी। यहाँ अम्बेडकर इस बात को वार्न करते थे। देखिए, दो चीजें हमारी समझ में आई, एक जो जाति आधारित समाज है, दूसरा जनता की जागरूकता कितनी जरूरी है। तो अगर ये दो चीजें, जिनमें जाति को वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह देते हैं, ये दो चीजें भारत में आ जाती हैं, तब हम एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तब ये जो शासन होगा हमारा, वो जनता द्वारा शासन होगा, जो एक वास्तविक लोकतंत्र की तरफ हमें लेकर जाएगा, जहां चुने हुए प्रतिनिधि कभी भी निरंकुश नहीं हो पाएंगे। ओके, और वो चुने हुए प्रतिनिधि हमेशा जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, किसानों की सेवा, मजदूरों की सेवा, फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास को कुछ रियायतें देना, देश का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हाँ, देश में जितने भी कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने के लिए राज्य सरकारें या केंद्र की सरकार या कोई भी चुनी हुई सरकार या उसका प्रतिनिधि आगे बढ़ेगा बनिस्बत किसी संकीर्ण विचारधारा को या किसी संकीर्ण विचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र का हिस्सा तभी बन पाएंगे जब जनता लोकतंत्र में अपने जो उसके मुख्य कार्य हैं उन कार्यों को वो अच्छे से समझ पाए। ये मोटा मोटी अंबेडकर का पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स था प्रजातंत्र को लेकर ना। अब लोकतंत्र का वर्गीकरण की अगर बात करें तो लोकतंत्र का वर्गीकरण 3 आधारों पर करते हैं अंबेडकर, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक लोकतंत्र, सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र और तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र में अंबेडकर ये कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति में ये सोचकर लोगों को स्थित किया जाता है कि ये सभी सामाजिक प्रगति की कुंजी हैं। मतलब आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपको नजर आता है ना, आपका पड़ोसी हो सकता है, सड़क पर चलने वाला, रिक्शा वाला, या कोई मजदूर, या कोई अमीर, हाँ, या कोई पूंजीपति, या कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति है, वो सभी व्यक्ति इस राजनीतिक शक्ति में सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने की एक कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी की। अंबेडकर आगे कहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत है। मतलब एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए और एक वोट को हम एक मूल्य माने, वैल्यू माने। ओके, अगर हम इस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं तब ये हमारा जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, ये लोकतंत्र का डिस्कोर्स अपनी जगह पर फिट आकर बैठ जाता है, जहां हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर अंबेडकर ने रखी कि एक व्यक्ति एक वोट तो है, अपनी जगह सही है, लेकिन एक वोट को एक मूल्य मानना ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी संसदीय लोकतंत्र में।
ना अंबेडकर यहाँ कुछ बातें रखते हैं जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में एक साध्य है, साधन नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, व्यक्ति के पास हमेशा कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिन्हें खत्म नहीं किया जाए किसी भी परिस्थिति में, और जिनकी गारंटी संविधान को देनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर अंबेडकर यहाँ क्या कहते हैं कि अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र में व्यक्तियों के बीच जो प्रजातांत्रिक मूल्य होने चाहिए, वो मूल्य देश की राजनीति को समाहित करने वाला मूल्य होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, बाहर करने वाला नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जेंडर के हैं, सभी व्यक्तियों को लोकतंत्र जो है थ्रू गवर्नमेंट वो समाहित करने की नीति पर चलना चाहिए, ना कि बाहर निकालने की नीति पर। तो ये राजनीति का इंक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन नहीं। अंबेडकर यहाँ एक्सक्लूजन का विरोध कर रहे हैं। और देश को में जो प्रजातंत्र है वो सभी को समाहित करे बिना किसी भेदभाव के। ओके, इसके लिए क्या जरूरी है, जो ऊपर अभी हम लोगों ने बात करी, जनता के बीच में जागरूकता। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो जो हमें ऊपर से आइडियाज मिलते रहेंगे, जो हमें ऊपर से विचार मिलते रहेंगे, हम उन्हीं को सच मानते रहेंगे। हम तार्किक नागरिक बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सरकार को, ध्यान रखिए, मैं एक दो सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की सरकार हो, उसको सबसे ज्यादा भय तार्किक नागरिकों से लगता है। अगर नागरिक तार्किक होंगे तो सरकार भयभीत रहेगी। नागरिक तार्किक नहीं होंगे और जो ऊपर से आदेश आ रहे हैं उनको मानने वाले रहेंगे, तो वो सरकार के लिए वो नागरिक वरदान साबित होंगे। और कहीं ना कहीं जो देश का प्रजातंत्र इंक्लूसिव होना चाहिए, समाहित करने वाला होना चाहिए, और प्रजातंत्र की प्रवृत्ति है कि वो समाहित ही करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, लेकिन इन परिस्थितियों में प्रजातंत्र समाहित करने की नीति पर नहीं चल पाता, प्रजातंत्र एक्सक्लूजन वाली पॉलिटिक्स पर चलना शुरू कर देता है। अगर जनता में जागरूकता नहीं रहेगी, अगर जनता ऊपर से आए हुए विचारों को आत्मसात करना शुरू कर देगी और उन्हीं को परम सत्य मानने लगेगी और तर्क का प्रयोग करना बंद कर देगी, अंबेडकर के अनुसार अगर ऐसी चीजें रहेंगी समाज में, तो व्यक्ति जो है वो समाज को भी इंक्लूसिव बनने नहीं देगा, राज्य को भी इंक्लूसिव नहीं बनने देगा, और प्रजातंत्र को भी इंक्लूसिव नहीं बनने देगा। जबकि ये तीनों चीजें इंक्लूसिव होनी चाहिए, तभी आपका, मेरा, किसी और व्यक्ति का, पूरे देश के व्यक्तियों का, या पूरे विश्व के जो व्यक्ति हैं, जिन्हें जिन्हें व्यक्ति कहा जाता है, वो अपना कुछ स्वयं विकास कर पाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं। ओके, तार्किक नागरिक सरकार के लिए खतरा होते हैं, और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी नागरिक तार्किक प्रश्न करे, किसी भी देश की सरकार हो। ठीक है, सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी देश की सरकार हो। अब राजनीतिक लोकतंत्र के लिए एक पहला खतरा ये हो गया, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दूसरा चीज वो बताते हैं अंबेडकर कि धर्म में हम लोग एक तरीके से भक्ति भाव रखते हैं, ये अच्छी चीज है, ये मुक्ति का मार्ग हो सकता है, या हमारी आस्था का मामला हो सकता है, या हम धर्म को मान सकते हैं या नहीं मान सकते, है ना। या धर्म में जैसे मेरी आस्था है, हाँ, आप लोगों की भी आस्था होगी, तो ये धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, जिसको हम लोग सार्वजनिक जगह पर भी इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी की दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये इस चीज को यहाँ पर अंबेडकर अंगीकार करते हुए नजर आते हैं ना। धर्म में भक्ति आवश्यक है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा देश, समाज, राज्य और प्रजातंत्र, इनके लिए पतन का रास्ता खोल देती है, ऐसा अंबेडकर कहते हैं। और अगर राजनीति में भक्ति आ जाए, या राजनीति में नायक पूजा आ जाए, या राजनीति में हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, जैसे एक ज़माने में नेहरू को दिया जाता था, या एक ज़माने में इंदिरा गांधी को दिया जाता था, या राजीव गांधी को दिया जाता था, या फिर हम लोगों ने वाजपेयी जी को दिया, या आजकल नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों में अंबेडकर ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग नायक पूजा करना शुरू कर देंगे या किसी व्यक्ति को की भक्ति में राजनीतिक रूप से संलग्न हो जाएंगे, तो इस तरीके के प्रजातंत्र का जो अंत होता है वो प्रजातांत्रिक तानाशाही पर होता है। और हमने पास्ट में देखा है, इमरजेंसी हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करते हुए नजर आते हैं। अंबेडकर यहाँ ये कहते हैं कि जनता का उद्देश्य होना चाहिए लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना और इसे मजबूत बनाना। ये मजबूत तभी बनेगा जब आप सत्ता में जो व्यक्ति है उससे प्रश्न करेंगे। उसकी भक्ति या नायक नायिका पूजा करने से आप तानाशाही को आमंत्रण दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। तो अंबेडकर इस तरीके के विचार के खिलाफ थे। दूसरा आता है अंबेडकर का सोशल डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक प्रजातंत्र। देखिए, सामाजिक प्रजातंत्र का मतलब है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, है ना, इन सब सिद्धांतों पर समाज टिका हुआ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। अंबेडकर ये कहते हैं कि सरकार के रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज का रूप, या राज्य के रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज का रूप। समाज क्या है? समाज एक तरीके से एक पूरा संगठन है, ओके, जहां विभिन्न व्यक्ति या विभिन्न समुदाय देखने को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दो आवश्यक शर्तें बताते हैं जो लोकतांत्रिक समाज की विशेषता होती हैं। पहला, वो ये कहते हैं कि भारतीय समाज 4 जातियों में बटा हुआ है, जो इसकी विशेषता है। दूसरा, ऊंची जातियों और जो निम्न जाति है ना, तो ऊंची जाति हमेशा ये जो स्टेटस को है उसको बनाए रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे जिसमें सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान ऊपर रहे और निम्न जातियों का स्थान नीचे रहे। तो यहाँ पर अंबेडकर ये कहते हैं कि भाई अगर स्टेटस को बना रहेगा, है ना, यथास्थिति जिसे कहते हैं, यथास्थिति अगर बनी रहेगी, तब निम्न वर्ग का शोषण किसी न किसी रूप में होता रहेगा, हमेशा होगा। और उनका यह मानना था कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। अंत में वो ये कहते हैं कि सामाजिक प्रजातंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक समाज से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती। जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन हम वास्तविक रूप में जो एक सामाजिक संबंध है उसको देख पाएंगे, और जिस दिन जाति व्यवस्था का खात्मा होगा उस दिन वास्तविक रूप में हम एक नए लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे। हमें एक नया इंक्लूसिव लोकतंत्र मिलेगा, है ना, और उसके लिए समाज को अपना योगदान देना पड़ेगा, जहां से जाति व्यवस्था को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभावी लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बाधा है। तीसरे पर आते हैं। तीसरे में बात करते हैं वो आर्थिक लोकतंत्र की, जो तीसरा उनका आखिरी है। ये देखिए, आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों की जो भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं। आजकल शिक्षा मान लीजिए, ये बेसिक हमारी जरूरतें हैं। अंबेडकर ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ इस आधार पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भूखा था, या उसके पास वस्त्र नहीं थे, ठंड की वजह से या गर्मी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा, या उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी, बारिश, ठंड या गर्मी से वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो कोई भी व्यक्ति संसदीय लोकतंत्र में भोजन, वस्त्र और आवास ना होने के कारण नहीं मरना चाहिए। ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होता है अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है भोजन ना मिलने की वजह से, या वस्त्र ना होने की वजह से, या आवास ना होने की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं ना घर पर एक छत हो जाए, वो ना होने की वजह से।
तो किसी एक व्यक्ति की भी अगर मृत्यु होती है किसी भी समाज में, वो कितनी भी बड़ी जनसंख्या वाला देश हो, तो ये उस राज्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उस राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर लोकतंत्र एक सिद्धांत पर चलना चाहिए लोकतंत्र को, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को जो आर्थिक असमानताएं हैं, है ना, उन आर्थिक असमानताओं को कैसे दूर करके किसी व्यक्ति को लोकतंत्र अपने में समाहित करता है। इसके लिए जनता का जागरूक होना ऑब्वियसली जरूरी है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो यकीन मानिए, लोग अंबेडकर ये कह रहे हैं कि हम लोग न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे कि कोई व्यक्ति भूख से मर गया, कोई मजदूर प्यास से मर गया, या कोई आवास की वजह से, या कोई किसी की ठंड से मृत्यु हो गई। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज़ इस तरीके की, आज भी सुनते हैं। और हमारे अंदर अगर चेतना जागृत नहीं हो रही है तो हम लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। ओके, तो अंबेडकर यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र को प्रजातंत्र से जोड़ते हुए नजर आते हैं कि अगर व्यक्ति के पास ये आर्थिक चीजें नहीं होंगी तो ऐसे राज्य को प्रजातांत्रिक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। भले ही वहां चुनी हुई सरकार हो, प्रतिनिधि सरकार हो, जनता वोट दे रही हो, राजनीतिक लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित हो, सामाजिक लोकतंत्र भी बन गया हो, चलिए, अगर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है तो वो लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा ना। अगला सेंटेंस वो ये यूज करते हैं कि एक समाजवादी विचार को लेकर आते हैं, जिसमें एक फेमस समाजवादी कोटेशन है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, ओके, और प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार। मतलब क्या हुआ कि समाजवादी विचार ये मानता है कि भैया जो जिसके अंदर जो भी क्षमता है उस हिसाब से उसको मिले, और जो भी व्यक्ति की जरूरत है उस हिसाब से उस व्यक्ति को मिले। अगर क्षमता किसी व्यक्ति की किसी कार्य को करने की है, करने दिया जाए, और अगर उस व्यक्ति की ज़रूरतें हैं कि शिक्षा लेना है, भोजन करना है, वस्त्र पहनने हैं, या मेडिकल हेल्प चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो उसे उसको जो उसकी क्षमता है उसके ज़रूरतों के हिसाब से उसको पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो प्रमुख ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सके। देखिए, अंबेडकर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस समाजवाद के आधार पर नहीं चलती, वो हिंदू धर्म के आधार पर चलती है, जिसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समाज में ऊंचे स्थान के अनुसार, ओके। तो जहां एक तरफ क्षमता की बात हो रही है और जरूरत की बात हो रही है, वहीं हिंदू समाज में बात हो रही है कि समाज में किस व्यक्ति को आवश्यकता है और समाज में ऊंचे तबके पर कौन बैठा है। यहाँ पर सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा क्योंकि वो कुलीन है, क्योंकि वो उच्च वर्ग से है या ऊंची जाति से है वगैरह। तो यहाँ अंबेडकर ये कहते हैं कि इस हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग का तबका है, ओके, जो निम्न जातियां हैं, वो हमेशा हमेशा इस पूरी की पूरी आवश्यकता का जो सिद्धांत है, जो समाजवाद दे रहा है, उससे हमेशा बाहर रहेंगी। और यहाँ पर हिंदू जो अभिजात्य वर्ग है या हिंदू जो अपर कास्ट है, वो हमेशा इसका फायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस सिद्धांत पर नहीं चलते, ये इस सिद्धांत पर चलते हैं कि कौन सामाजिक व्यवस्था में ऊपर है और कौन सामाजिक व्यवस्था में नीचे है। अंबेडकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जितनी भी विषमताएं हैं उन सभी विषमताओं को खत्म कर देना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में ना तो कोई उत्पीड़ित वर्ग होना चाहिए और ना ही कोई उत्पीड़क वर्ग होना चाहिए। मतलब ना ही तो कोई ऐसा हो जो शोषण कर रहा है और ना ही कोई ऐसा हो जिसके साथ शोषण किया जा रहा है। और कुछ हाथों में देश के रिसोर्सेस, देश के संसाधन नहीं होने चाहिए, अंबेडकर ये कहते हैं। और दलित समुदाय या गैर दलित समुदाय, इनके बीच में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इनको समान रूप से अर्थतंत्र जो है हमारा, उसका वितरण होना चाहिए, संसाधनों का वितरण
होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक या दो जातियों के पास ही सब कुछ चला गया, बाकी किसी के पास कुछ नहीं आया। और राजनीतिक जो समानता है उसकी स्थापना पर जोर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर वो राज्य के समाजवादी होने की वकालत करते हैं। कैसे? वो ये कहते हैं कि बीमा पर राज्य का एक अधिकार होना चाहिए ताकि सब एक तरीके से समानता स्थापित की जा सके। दूसरा, कृषि जो है ये राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, प्राइवेट या किसानों को उनकी हालत पर नहीं छोड़ देना चाहिए। ये जैसे आजकल लोन मिल रहा है काफ़ी टाइम से, वो सब नहीं होना चाहिए। राज्य को सीधे सीधे सब्सिडी देनी चाहिए, राज्य को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है, भूमि राज्य के पास होनी चाहिए और जाति या धर्म या इन सब के भेदभाव के बिना जो भी ग्रामीण समुदाय से व्यक्ति है जो खेती कर रहा है उसको जमीन का युक्तिपूर्ण वितरण कर देना चाहिए। कोई भी मकान मालिक, कोई भी किराएदार और कोई भी भूमिहीन मजदूर नहीं होना चाहिए। और राज्य की पूर्ण निगरानी और नियंत्रण में अर्थव्यवस्था का तेजी से औद्योगिकरण शुरू किया जाना चाहिए। अगर ये सब क्रियाएं करी जाएंगी तब हम वास्तविक रूप में एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे जो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा और ये समाज में सभी व्यक्तियों को एक सम्मान दिलाएगा और इसके आधार पर व्यक्ति राज्य से जो उसकी अपेक्षाएं हैं, हाँ, वो अपेक्षाएं उसकी पूरी होंगी। अंबेडकर इस चीज को यहाँ पर जोर देते हैं। ओके, तो ये कुल मिलाकर अंबेडकर के विचार मुख्य रूप से लोकतंत्र पर हैं, जहां पर वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का विकास हो इसकी भी बात कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि देश में अगर बहुत जल्दी ये सामाजिक और आर्थिक जो खाई है, अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंची जाति से है, कोई नीची जाति से है वगैरह, अगर इस खाई को नहीं पाटा गया, अगर ये खाई नहीं भरी गई तो सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा और सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा तो आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा। जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो एक तरीके से दिखावटी हो जाएगा या राजनीतिक लोकतंत्र एक खतरा भी बन सकता है। राजनीति में वो वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को मानते हुए नजर आते हैं हमें। ये राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन ये एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तब तक अपना रेलेवेंसी हासिल नहीं कर पाएगा जब तक हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति की क्या कीमत है, ध्यान रखिए मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी भाषा, उसके क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं देश के किसी भी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अम्बेडकर कह रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो हम अपने खुद के सामाजिक आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति की कीमत क्या है इसको नहीं जानते और ना जान पाएंगे। जब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे तब तक हम राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाएंगे, ऐसा अंबेडकर का मानना था। और अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते चले गए तो हम वास्तविक रूप में अपने इस लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे होंगे। तो अंबेडकर यहाँ वार्निंग भी दे रहे हैं जनता को कि भाई हमें अगर इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में किसी भी एक व्यक्ति की क्या कीमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो पीएम हो सकते हैं, वो कोई मिनिस्टर हो सकते हैं, वो एमपी हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो अल्टीमेटली एक व्यक्ति ही है। तो किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में अगर सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति की कीमत को नहीं समझ पाते हैं तब हम वास्तविक रूप से राजनीतिक लोकतंत्र से दूर हो रहे हैं और जो एक आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित होनी चाहिए वो आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा क्या होगा कि हम
अपने लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को ही खतरे में डाल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अंबेडकर का लोकतंत्र पर उनके विचार और वर्गीकरण है। इसका एक भाग और मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। हाँ, आप लोग टच में रहिए, कल शायद मैं उसको अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।